इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। भारत और पाकिस्तान के तनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, मतलब एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये हमले को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मुंबई जो है वो हाई अलर्ट पर है, तो इसी के मद्देनजर ये बैठक जो चल रही है और इस बैठक के बाद अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि कुछ खास गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कैसे मुंबई की जो समुद्री सीमा है वहां पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। मुंबई के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आप बिल्कुल समुद्र तट पर ना जाएं, क्योंकि मुंबईकरों के लिए सबसे अच्छी घूमने फिरने की जगह अगर कोई होती है मुंबई में तो वो समुद्र का किनारा होता है, जहां बड़ी संख्या में खासतौर से या तो शाम के वक्त या फिर अल सुबह लोग जो हैं वो पहुंचते हैं तरोताजा हवा लेने के लिए। लेकिन इस बीच ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं मुंबईकरों के लिए कि समुद्र किनारों से फासला बनाकर रखें, समुद्र किनारों पर ना जाएं, और ऐसे में मुंबईकरों के लिए कुछ और गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती हैं। उसी के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। उरी में पाकिस्तान जिस जगह पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहां हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा आपको अब उरी लेकर चलेंगे। गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हेवी शेलिंग यहां पर हो रही है। गणेश, अभी यहां की तस्वीर क्या है? रोमाना, फिलहाल तो शांति है, लेकिन बीती रात 8 घंटे तक पाकिस्तान ने शेलिंग की थी। 3 घंटों तक हैवी शेलिंग थी और करीब करीब 5 घंटे आगे के शेलिंग होती रही। और आपको बता दूं कि 10 बजे रात को यहाँ शेलिंग हुई थी और उसके बाद 6 बजे तक ये रात भर चलती रही। मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से पाकिस्तान ने शेल बरसाए थे। मेरे पीछे कैमरामैन दीपेश महाजन को कहूँगा कि वो हाजी पीर की पहाड़ दिखाने के लिए हाजी पीर दरगाह सेक्टर है, इसी जगह से कल रात भर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, बम बरसाए थे, जिसकी वजह से उरी में काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो पीछे पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जहां बादल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से लगातार हाजी पीर सेक्टर से भारत के एलओसी में और यहाँ सिविलियंस पर गोले दागे गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉइंट एक आपको मैं दिखा रहा हूँ और मेरे ठीक पीछे दाईं तरफ अगर कैमरामैन दीपेश को कहूँगा पैन करके दिखाएं, क्योंकि उरी 3 जगह से घेरा गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसके पीछे मुजफ्फराबाद की पहाड़ियाँ शुरू होती है और उरी में ये एक हाजी पीर की पोस्ट है जहाँ से लगातार शेलिंग होती है। और ये आगे की जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, यहाँ कमलकोट सेक्टर है उरी का, यहाँ पर पहले हाजी पीर से शेलिंग की गई थी और बाद में इसी जगह जो मेरे पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट कमलकोट का है। जो पहाड़ियाँ आपको धुंधली दिखाई दे रही हैं कमलकोट का पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ही कल शेलिंग की, यानी पहले यहाँ से शुरू हुई और बाद में उस सेक्टर पर भी शेलिंग की गई थी। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं जो बताएंगे कि पिछली रात का मंजर क्या था और किस तरह यहाँ पर पहाड़ में रहने वाले लोग शेलिंग का शिकार होते होते बचे। आप बताइए कितने घंटे तक शेलिंग चली? 8 घंटे चली। क्या मंजर था, कितनी हैवी शेलिंग हो रही थी? इतना खतरनाक मंजर था कि हम सोच रहे थे कि शायद हम आज बचें क्या ना बचें। लेकिन हमें एक बात से ये भी बड़ा अफसोस है हमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा राफेल खरीदे, ये खरीदा आपने, वो खरीदा, आप बोलते हमने ये खरीदा, लेकिन एक बैंकर आप नहीं दे सकते हो, एक गांव में बैंकर नहीं दे सकते हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की यहाँ पे आप बताइए। अच्छा, आप बताइए कि अपनी आर्टिलरी फायर जहाँ से शुरू हुई थी, आगे की तैयारी? बुजुर्ग हैं जो बहुत ही मुश्किल से हमने, क्योंकि हमारे पास कोई आड़ भी नहीं थी छुपने के लिए, कहाँ छुपे हैं, क्योंकि बैंकर थे नहीं। 98 में हमें बैंकर मिले थे जो 2005 में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। आज हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, बहुत ही खतरा था। रात भर 3 घंटे इतनी शेलिंग हुई जैसे बारिश। सुरक्षित जगहों पर तो भेज दिया गया था रात में ना, उस डिग्री की तरफ। डिग्री कॉलेज वो भी बिल्कुल रेंज में है। डिग्री कॉलेज में वो तो पूरा जहाँ डिग्री कॉलेज है वहाँ भी गोले गिरे, मार्केट में गोले गिरे। हम तो बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल मौत के मुंह। यहीं से गिरे थे, तो ये यहीं से गिरे थे। ये शेलिंग का जगह, ये शेलिंग का स्पॉट है, यहीं से गोले गिरे थे और कमलकोट सेक्टर में भी यहीं से गोले गिरे थे। तो अभी यहाँ पे स्थिति फिलहाल सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग हो रही थी, ये दोनों सेक्टर्स हाजी पीर दरगाह, हाजी पीर सेक्टर की तरफ से शेलिंग हुई थी और भारत ने आर्टिलरी फायर करते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन 8 घंटों तक
उरी में लगातार कल पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया था। अब यहाँ के लोग कई सारे मांगे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब सुरक्षित जगहों पर जाना है। बिल्कुल सर, यहाँ पर लोगों से पूछिए गणेश, इससे पहले इतनी हेवी शेलिंग, इतनी भारी गोलाबारी क्या पहले यहाँ के लोगों ने कभी देखी है? क्या ये इस बार पहली बार इतनी बौखलाहट पाकिस्तान की इस इलाके में देखने के लिए मिल रही है? गणेश ये बताइए कि इतनी हेवी शेलिंग इससे पहले आप लोगों ने कभी देखी थी? नहीं, 98 में हुई थी, उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट थी, उस टाइम बैंकर्स मिले थे, हम सेफ थे अपने आप को। इतनी जोरदार शेलिंग इस पहले कब हुई थी? इससे ज्यादा 98 में हुई थी, हमें बिल्कुल याद है। उस टाइम हर घर में एक एक बैंकर था और अच्छा बैंकर दिया गया था। लेकिन इस वक्त हमें अफसोस है कि गवर्नमेंट ये दावे कर रही है, वो दावे कर रही है, हिंदुस्तान ने ये तरक्की कर ली। एक बैंकर की आप मांग कर रहे हैं, बंकर होने चाहिए, आप कह रहे हैं सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। सुरक्षा के लिए हमारे पास बैंकर होने चाहिए, लोगों के पास बैंकर, क्योंकि हर एक इधर से जा नहीं सकता। लोगों के पास माल मवेशी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई घर छोड़ के नहीं जा सकता, कहीं बहुत ही समस्या आती है। कितने की आबादी है इस इलाके में? कितने की आबादी है गणेश, ये भी पूछ लीजिए। लोग कितने की आबादी आपके परिसर में, कितने की आबादी है पूरे उरी या इस सेक्टर में बोलेंगे तो हम? 98 विलेजेस हैं। अब हमारे गांव की जो मैं बताता हूं तो 4000 हमारे गांव की है। अब सब 4000 कहां जाएगा? 98 गांव हैं यहाँ उरी में। गांव है यहाँ पे, लाखों की संख्या में होंगे। की संख्या में लगभग 1,20,000 की 1,20,000 की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये मैं कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस मेरे कैमरे में कैद हो सकते हैं, इसलिए मैं वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो अपने वाइटल पॉइंट्स है। लेकिन ये कमलकोट सेक्टर मैंने दिखाया, जैसे लोग बता रहे थे कि 8 घंटे तक यहाँ हैवी शेलिंग हुई और ये शेलिंग लगातार चलती रही। पिछली रात जब यहाँ 10 बजे शेलिंग शुरू हुई थी तो यही उरी सेक्टर है जहाँ पर एक महिला की मौत भी हुई, जब वो महिला यहाँ से बारामुल्ला सेफ जगह जाने की कोशिश कर रही थी। तो जो शेलिंग हुई थी उसके स्प्लिंटर्स शायद उस गाड़ी को हिट कर गए। उस गाड़ी में वो महिला जब बारामुल्ला जाते समय गाड़ी शेलिंग के चपेट में आई पाकिस्तान की और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ फिलहाल अभी के लिए तो शांति है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस पोस्ट पर, इस जगह पर पिछले कई सालों से, और आपको बता दूं कि ये हाजीपीर सेक्टर जो है, हाजीपीर सेक्टर पहले भारत ने अपने पास रखा था। भारत ने 1968 या 65 में, मैं भूल रहा हूँ, उस समय भारत ने जंग जीतकर या इस हाजीपीर पोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन बाद में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट होने के बाद भारत को ये पोस्ट पाकिस्तान को वापस देनी पड़ी, जिस वजह से आज तक उरी इस पोस्ट को या इस हाजीपीर सेक्टर को पाकिस्तान को देने की मार झेल रहा है। अगर हाजीपीर सेक्टर नहीं होता, पाकिस्तान को नहीं दिया जाता उस समय, तो शायद आज की स्थिति नहीं होती। लेकिन इसी हाजीपीर सेक्टर का इस्तेमाल करके उरी सेक्टर में लगातार जब भी इस तरह का माहौल होता है तो पाकिस्तान यही तो सबसे बड़ा मलाल है ना गणेश, हमेशा हिंदुस्तान के बड़े दिल का ही तो पाकिस्तान ने फायदा उठाया है। और ये उरी से गणेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे। गणेश वहां पर मौजूद हैं और बता रहे थे कितनी हेवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं बंकर अपने लिए इसकी वो मांग कर रहे हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से। और इस बीच में आपको राजस्थान लेकर चलूंगी। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के जैसलमेर में जिंदा बम मिला है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद, सर्च ऑपरेशन यहां पर अब चलाया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है और यहां जिंदा बम, मौके पर सुरक्षा बल तैनात, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर तैनात। जैसलमेर भी आप जानते हैं राजस्थान का एकदम सरहदी जिला है ये, और यहां पर जिंदा बॉम्ब मिला है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमला करने की नापाक कोशिश की जा रही थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा था। भारत ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश पर पानी फेर दिया। और ऐसे में ये जिंदा बम तो बहुत मुमकिन है कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हों, उसी के तहत ये जिंदा बम यहां पर मिला। ये भी अच्छा हुआ कर्नल दानवीर की इसकी जानकारी मिल गई है और वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मुस्तैद। इस तरीके के ऑर्डिनेंस कई जगहों पर लिटर होगा, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से पूरा आसमान रोशन था दुश्मन की तरफ से मिसाइलों के बैक ब्लास्ट को पूरा आसमान जो है बैक ब्लास्ट के चलते पूरा लिटअप था और उनको टारगेट किया जा रहा था अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स और गन्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली जो पेलोड होगा उसका, उन मिसाइल्स का या उन ड्रोन्स का, वो गिरा होगा और अनएक्सप्लोडेड है, तो ये एक इशू भी है।
और ये एक नॉर्मल चीज़ है लड़ाई, हर एक लड़ाई में। इसको लेकर जो सरहदी इलाके होते हैं वहां पर जो ये गांव या जो रिहायशी जगह होती है उन लोगों को पहले से सेना की तरफ से जागरूक रखा जाता है? सेना की तरफ से जागरूक रखा जाता है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बताता है कि कोई भी आपको अनयूजुअल ऑब्जेक्ट दिखे तो उसको रिपोर्ट करा जाए। और यहाँ पे लोगों की जागरूकता काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। बॉर्डर एरिया है, तैनाती भी बड़ी पर्याप्त काफ़ी रहती है और यहीं पे नज़दीक इसी इलाके के नज़दीक फील्ड फायरिंग रेंज भी है, तो ये काफ़ी यूज टू है इस चीज़ के लिए। तो कोई मतलब अभी तो वैसे भी जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी हुई है तो लोग जो है वो और ज़्यादा सतर्क होंगे। कर्नल दानवी जी बिल्कुल एकदम सतर्क होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी रात सोए नहीं है, वहाँ पर ब्लैकआउट रहा है, पूरी रात वहाँ पर धमाके होते रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल अलर्ट होंगे और सवेरे जो भी कोई अनयूजुअल चीज़ आसपास दिखी होगी उसको रिपोर्ट किया गया होगा। और अभी ये आर्मी की गाड़ी आ गई है, ये मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर्स के जवान हैं जो कि बॉम्ब को निष्क्रिय करेंगे। तो ये बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो वहां मौके पर पहुंची हुई है, जैसलमेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक जिंदा बम मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से वहां सुरक्षा बलों की घेराबंदी और उस पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और जो वो जिंदा बम मिला है उसको निष्क्रिय करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस बड़ा किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा। और आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर्नल दानवीर ये हो रहा है कि साहब दिन की रोशनी में भी चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, मोहाली हो, वहां पर सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। आशंका पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई नापाक साजिश अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, सेना के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। वहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपके सारे मिसाइल्स और सारे ड्रोन्स उन्होंने ध्वस्त कर दिए और आपसे एक भी ध्वस्त नहीं किया हमारे इलाके में। तो मुनीर बहुत प्रेशर में है और फेस सेविंग उनको नहीं मिल रही है और कोई ना कोई मौका ज़रूर तलाशेंगे और उस पर हमला करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये बता दिया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है बैटलफील्ड की वो काफ़ी हाई है और उसको भेदना इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरीके के अलर्ट्स जारी होते रहेंगे और अब ये काफ़ी दिनों तक ये मेरे को लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन बॉर्डर एरियाज़ में बनी रहेगी। बिल्कुल, आशीष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आशीष, कुल मिलाकर पाकिस्तान घिरा हुआ बुरी तरीके से इसलिए है कि ना तो वो अपनी डिफेंस कर पाया और वो ऑफेंसिव एक्शन लेने की कोशिश में भारत की पिछले 2 रात से हम देख रहे हैं किस तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ रही है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश छुट भैया जिस तरह से कहते हैं ना उस तरह से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि किस तरह से मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो हमारी है वो इतनी ज़्यादा है जो मुझे लगता है एंटिसिपेट भी पाकिस्तान समय रहते नहीं कर पाया था। बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की, लेकिन उसे अब पता चल रहा होगा कि टेक्नोलॉजिकली भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एडवांस्ड है। और जिन इलाकों में मैं बोलना चाहूँगा, देखिए जिन इलाकों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी बड़े स्टर्डी लोग हैं, यहाँ पर लोग बड़े मजबूत हैं जो हम दशकों से देखते आ रहे हैं कि यही वो इलाके हैं जहाँ पर से लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में फौज में जाते हैं और जाने कितने जनरेशन से शहादत देते आ रहे हैं भारतीय अपने देश को सेफ गार्ड करने में। वहाँ के लोगों को ये क्या इस तरह से छोटे छोटे बम गिरा करके डरा पाएंगे। भारतीय फौज वहाँ पर मौजूद है, कोशिश भरसक करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर, लेकिन उसका हश्र क्या हो रहा है ये तस्वीर अपने आप में बयान कर रही है। रिपल्स किया जा रहा है, रात में इतनी भरसक कोशिश की, उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाई, एक भी मिसाइल उनका हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, कुछ भी नहीं कर पाए। ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना की कमर पूरी तरह टूट गई है और उसी का नतीजा है जो अब थोड़ी देर पहले आप दिखा रही थी कि किस तरह से भीख मांग रहे हैं और अब कह रहे हैं कि साहब वो फेक है। सही कह रहे हैं आप। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। ये लोन मांगने के चक्कर में जो पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पाकिस्तान पर अब निशाना साधा है। पीआईबी की तरफ से पाकिस्तान पर निशाना साधा गया है और लिखा गया है कि ये कोई तरीका है क्या भीख मांगने का, मतलब एक तरीके से चुटकी है जो पीआईबी की तरफ से ली जा रही है। अब पाकिस्तान ने जो किया है उसको लेकर अब किरकिरी तो सहनी पड़ेगी। जब आपने किया है तो भुगतना तो पड़ेगा आपको, भले ही आप ये कह दो कि साहब नहीं नहीं हमारा तो हैंडल जो है वो हैक हो गया था, लेकिन अब भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पाकिस्तान पर ये निशाना साधा है। लिखा है ये कोई तरीका है भीख मांगने का, ये मैं दिखा भी रही हूँ आपको जो पीआईबी की तरफ से कहा गया है। देखिए ये हालत पाकिस्तान की हो गई है, मतलब पाकिस्तान की ये गत इस वक्त हिंदुस्तान बना रहा है। कर्नल दानवी, ये गत बन रही है इनकी।
करनी है, खुद ही गड्ढा खोदा है और अब वो उसका मज़ा ले रहे हैं। ये तो पूरी तरह उनकी करनी है, तो अब इसमें क्या ही बोला जाए, मतलब ये तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। मतलब ये मजाक जो है वो पाकिस्तान ने खुद अपना बनवाया है आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, भारत कुछ नहीं कर रहा, हम सिर्फ चुटकी ले रहे हैं। नहीं, आपने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं तो कह ही रहा था कि सुबह उठे होंगे उनके हुक्मरान तो देख रहे होंगे हमारे डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, और खुद फिर उसके बाद समझा रहे होंगे भाई इस पे किसी तरह से पर्दा डालो, कह दो फैक्ट चेक करके कि ये फेक है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है, ये तो भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी चुटकी ले ली है कि पाकिस्तान को और भी ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी कि आखिर उन्होंने सुबह सुबह ये हरकत क्या की। लेकिन उससे ज्यादा बट क्या एम्बेरसमेंट होगी, सवाल ये है कि क्या एम्बेरसमेंट होगी। मतलब पाकिस्तान तो चलिए सर, वो कहते हैं ना चिकना खड़ा, उसे फर्क पड़े ना पड़े, पर दुनिया तो देख रही है ना। और ये हमारे यहाँ की कॉमेडी फिल्म है, मतलब वो कॉमेडी फिल्म वाला वो तस्वीर लगाकर और तब वो लिखा गया। मतलब टिपिकली जो चुटकी लेने वाली बात होती है ना, वो यहाँ पर आशीष देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जहां तक फिल्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप दिखा रहे हैं गोलमाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गोलमाल ही है। हाँ, तो गोलमाल, ये बड़ा अच्छा पिक इन्होंने निकाला ना, ये भी तो गोलमाल ही कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा मजाक उड़ाया है इनका। और देखिए, मुझे लगता है कि मजाक से ज्यादा ये उनका डीप रूटेड क्राइसिस दिखाता है कि अब वो ऐसे मुहाने पे पिछले 3 दिन में आके खड़े हो गए हैं कि अब एक कदम और आगे वो भारत के साथ इस तरह के टकराव में नहीं चल सकते। क्राइसिस इतना डीप है कि समझ गए हैं ना तो हमारे पास पैसे बचे और ना अब हमारी जंग करने की औकात बची। डीएस्केलेट करा दो और हमें पैसे दे दो। आखिर वो ऐसा और क्यों कह रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है जरा सा कर्नल दानवीर को भी लेकर आएंगे इस चर्चा में। कर्नल दानवीर, लेकिन ये पिछले 3 दिन से जो हम देख रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बातें इतनी बड़ी बड़ी, साहब हमारे पास वो परमाणु बम, पाव भर वाले बमों की बातें करते थे, और हालत इनकी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है ये 70 और 80 के दशक में फंसे हुए, मतलब हथियार इनके सारे जंग खाए हुए, हिंदुस्तान के सामने कहीं टिके नहीं पा रहे। हाँ, ये पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा सदमा लगा होगा कि इतना टेक्नोलॉजिकल गैप दोनों मुल्कों में कैसे आ गया है। और ये जो लार्जर जो सेंस जाता है पाकिस्तानी आर्मी को इन पिछले 2 दिनों से, वो ये सेंस जाता है कि एट टैक्टिकल लेवल, एट ऑपरेशनल लेवल आप इंडिया के एयर डिफेंस को भेद नहीं पाए हैं। और भारत के अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, यानी कि अगर ये थ्रेट को अपग्रेड करते हैं, एग्रेशन को अपग्रेड करते हैं, या जो अभी बात कर रहे थे एस्केलेटरी लैडर के और आगे एस्केलेट करते हैं और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसी तरीके से निस्ते नाबूद हो जाएगी। तो जो भी अभी तक उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन थी उसकी भी पोल खुल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा घबराहट होगी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि जिस चीज़ के ऊपर हम बेस कर रहे थे अपना पूरा किला, वो पूरा किला ढह रहा है। और वो मतलब उनको वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो 3 A के भरोसे, एक अमेरिका, दूसरा आर्मी और तीसरा अल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, अमेरिका ने तो पहले ही हाथ खींच लिया, अमेरिका भी हमारे साथ है, अल्लाह भी हमारे साथ और है। जो आर्मी है अब उसकी पोल खुल रही है कि वो कितनी नाकाम है, कितनी बेबस है, कितनी कमजोर है। और ऐसे में वो कल हम दिखा रहे थे कैसे वहां के जो सांसद हैं वो अपने सदन में खड़े होकर अल्लाह से ही दुआ मांग रहे थे कि हमको बचा लो, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि आर्मी तो इस लायक रही नहीं है, ये तो सिर्फ बातों के ही शेर थे। खैर, इस बीच भारत ने आकाश मिसाइल से जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसे नाकाम किया था। आकाश मिसाइल से पाकिस्तान को भारी नुकसान हमने पहुंचाया, सतह से हवा में मार करती ये आकाश मिसाइल्स। आसमान में ही मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सांबा सेक्टर की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर देखिए कैसे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से कर्नल दानवीर बता पाएंगे। आकाश वाला वो बोल रही थी, लेकिन ये ATGM फायर हुआ है और ये आकाश मिसाइल नहीं है। आकाश मिसाइल नहीं है, आकाश में उड़ती, ये जमीन के ऊपर एक ये सतह से हवा में मार कर, नहीं सतह से सतह पर मार कर रही है। देखिए वो टारगेट सतह पर है, स्थायी टारगेट है। और सर ये तो ड्रोन है ना, हम ये बता रहे हैं कि ये ड्रोन को मारा है, तो ड्रोन तो हवा में उड़ रहा है ना सर। हाँ, तो ये कहाँ उड़ रहा है, तो जंगल झाड़ियों में बीच में है, ये ड्रोन थोड़ी है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से ADGPI ने भी इस वीडियो को जारी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही वीडियो है जिसमें ग्राउंड पर एक बंकर को डिस्ट्रॉय किया है। देखिए इसके राइट साइड में पेड़ है, लेफ्ट साइड में पेड़ है, पीछे झाड़ियाँ हैं
और इसको स्ट्राइक किया जा रहा है। तो जरा दोबारा मुझे बताइए, आप क्या बता रहे हैं, ये क्या है? हाँ, ये बेसिकली ATGM मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के बंकर को या एम्प्लेसमेंट को फायर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे ग्राउंड पर मौजूद टारगेट को हिट करके उड़ाया जा रहा है। जी साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प। हमने कल भी तस्वीर देखी थी लाहौर में, कैसे HQ-16 बैटरीज को मार गिराया था भारत की तरफ से जब ड्रोन के हमले किए गए थे। क्या ये पाकिस्तान का वो रिलायंस जो है अननेसेसरी चाइना के साथ एक्सपोज नहीं करता कि इनके चाइनाज ये कंपेयर करते थे सर S-300 रशियन डिफेंस सिस्टम से? क्या इस बार पूरी तरह से ये नेक्सस एक्सपोज नहीं होता कि जितना आडंबर बनाते हैं वैसा कुछ है नहीं? कल जो आपने जो विजुअल सभी ने देखे, वो विजुअल बड़ा फेमस विजुअल बन के निकल के आया मिलिट्री सर्कल्स में खास तौर से, जिसमें होरोप ड्रोन ने टॉप अटैक किया है और बहुत बड़ा भारी एक प्लूम दिखा था उसके बाद में, और उसमें HQ-9 बैटरी जो है वो ध्वस्त हुई है। तो HQ-9, तो मैं ये कल से ये बोल रहा हूँ कि धमाका लाहौर में हुआ है, HQ-9 बैटरी लाहौर में डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट चाइना पे हुआ है। बिकॉज आप देखिए कि पूरे LAC के ऊपर उसके इलाके की डिफेंस HQ-9 कर रहा है। तो ये इसको आप समझिए। और तो सर, इसको लेकर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि मतलब चाइना की तरफ से दावे बड़े बड़े, लेकिन असली सिचुएशन के अंदर उसकी टेस्टिंग का ये पहला मौका था, और उस टेस्टिंग के अंदर ये जो HQ-9 है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। बैटल वर्दी और बैटल प्रूफ इसी तरीके से होता है। हाँ। और ये हम सबके सामने, और इंडियन सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर अभी तक बेस्ट उभर के आया है। आप ये देखिए ना, और ये चिंता चाइना को सताने लग गई होगी, और यहाँ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि HQ-9 अब उसकी TRP इतनी कम हो जाएगी कि वो बिकेगा नहीं। मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। सॉरी, दावे बड़े बड़े, देखिए दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, बिल्कुल जैसे कभी कोई गाड़ी बेची जाती है ना कि साहब इतनी एवरेज देती है, इतना देखो माइलेज देगी आपको, लेकिन जब हकीकत में सड़क पर चलती है तभी तो पता चलता है ना। तो वही ये चाइना का माल है सर, हमारे यहाँ तो वैसे ही चाइना का माल बर्बाद मतलब माना जाता है, दुनिया भर में माना जाता है, सस्ता और बिल्कुल टिकाऊ नहीं होता है। और कैसे उसकी पोल खुल रही है, काम चलाओ, बिल्कुल काम चलाओ। पाकिस्तान के लिए तो काम चलाओ भी साबित नहीं हुआ। अब पाकिस्तान को बहुत टेंशन होगी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा इक्विपमेंट चाइनीज़ है, और अभी ब्रीफिंग होगी तो ब्रीफिंग में और चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि कल से बातें हो रही हैं कि कुछ जहाज़ भी गिरा दिए गए हैं। तो क्या रियलिटी है, क्या वो है, सब बहुत कुछ निकल के आएगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत समस्या हुई है, और इसमें टर्की को भी परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि टर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान के आर्सनल में बड़ी तादाद में है, टर्किश और चाइनीज़ ड्रोन्स। तो ये जो जितने हमले हुए हैं, जाहिर सी बात है ये दोनों किस्म के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया होगा, और सारे के सारे ध्वस्त हो गए। बिल्कुल सर, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। BSF ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर है, BSF ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। ये सांबा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में थे। सांबा में घुसपैठ की कोशिश BSF की तरफ से नाकाम की गई है। BSF ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये 7 घुसपैठियों को मार गिराने की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को ये नुकसान जो पहुंचाया गया है सांबा सेक्टर की तरफ, किस तरीके से ये ATGM मिसाइल, रॉकेट, इसके जरिए ये बंकर जो उधर पाकिस्तान की सरहद में उसको नेस्तनाबूद किया गया, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। इसी को लेकर जरा आशीष से और जानकारी लेते हैं। आशीष, ये जो जानकारी आई है 8 और 9 मई की दरमियान की रात में इस तरह से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, और जिस तरह से हमले कर रहा था पाकिस्तान की सेना, उन्होंने कवर दे करके इनको घुसाने की कोशिश की थी आतंकियों को। और ये खबर कल रात से आ रही थी, कल रात से हम इसका जिक्र कर रहे थे कि आतंकियों को अंदर घुसाने की कोशिश की गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने की उन सभी को कोशिश चल रही थी कल शाम से। और ये बड़ी खबर आई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये जितने भी 7 अंदर घुसे थे उन सबको मार दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और मुझे लगता है थोड़ी देर पहले जो आप तस्वीर दिखा रही थी पठानकोट की, संभव है कि कुछ और इलाकों में सस्पिशन होगा, इस वजह से अभी भी खोजबीन चल
रही कि कहीं और आतंकी तो इस डिस्गाइज में अंदर नहीं घुस बिल्कुल, गए। ये क्योंकि ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी है ना पाकिस्तान की, कि वो इस तरीके से गोलाबारी करके उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से जो घुसपैठिए हैं उनको कवर दिया जाए और उन्हें भारत में घुसाया जाए। सीधी जंग लड़ने के तो लायक है ही नहीं ये नापाक पाकिस्तान। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान आप देख रहे हैं, हमारे साथ गुरजिंदर सिंह ढिल्लों साहब इस वक्त मौजूद हैं, आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। गुरजिंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज पर आने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, सरहद पर तो सर सेना तैनात है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर आपको क्या लगता है सर, किस तरीके की चौकसी की जरूरत? थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। नंबर वन, आई एम गुरिंदर ढिल्लों, माय नेम इज गुरिंदर। और मैं इसको करेक्ट करवाती हूं सर। हाँ, सॉरी सर। मैं कहना चाहूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मॉडर्न वारफेयर में आप देख रहे होंगे, यूक्रेन वार में भी, अब हमारा भी जो चल रहा है पिछले 2 दिन से, आपने देखा होगा कि मिलिट्री टारगेट और सिविलियन टारगेट्स जो हैं, उनकी जो लाइंस हैं वो मर्ज हो गई हैं, ब्लरिंग हो गई है। उसका कारण ये, इसके लिए ये हमें जरूरी है, और आप देख भी रहे होंगे कि ड्रोन से, सरफेस टू एयर मिसाइल से, या और म्यूनिशन यूज करके वो हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने जो कार्रवाई की थी, हमारी फौज ने जो कार्रवाई की थी, वो टेररिस्ट के ठिकानों पर की थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को अब साबित कर दिया है। जो 30 साल से हम कह रहे थे कि ये इनकी फौज जो है, इनकी लीडरशिप है जो फौज की और आईएसआई, वो टेररिज्म के साथ, अतवाद के खिलाफ जुड़े हुए हैं, उग्रवादियों के साथ मिले हुए, अब उन्होंने प्रूव कर दिया इसके कारण। लेकिन मैं यो कहना चाहता हूं कि पहली बात यो है कि हमारी पब्लिक को ये बात करने की जरूरत है कि हमारी जो सिविल डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी है, ये दोनों वार टाइम में मर्ज हो जाती हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी बाकी टीवी चैनल्स में मैं देख रहा था कि मिसाइल्स गिरी हुई हैं। होशियारपुर में एक मिसाइल गिरी थी। फिर और देखा है कि कुछ जगह ड्रोन्स जो न्यूट्रलाइज किए हैं बॉर्डर एरियाज में गिरा हुए हैं। पहली बात मैं पब्लिक को आपसे कहना चाहूंगा कि पब्लिक को चाहिए कि जब भी ऐसी कोई चीज नजर आती है उसके पास मत जाएं, उसको टच ना करें, और लोकल पुलिस को जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का 112 नंबर है उस पर कांटेक्ट करें और प्रोफेशनल्स को हैंडल करने दें। इसके अलावा अगर आसमान में जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, क्योंकि ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से ही आ रहे हैं, और उनको अगर देखते हैं तो वो लोकल पुलिस को बताएं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। अगली बात ये करने वाली है सिविल डिफेंस के, इंटरनल सिक्योरिटी की मैनेजमेंट के लिए, कि कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये बहुत जरूरत है कि कम्युनिटी पैनिक ना क्रिएट करे, कोई केओस ना क्रिएट हो, और अलर्ट रहें। बंकर्स, सैंड बैग्स का जहां जहां जरूरत है वहां उस प्रोविजन को अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए उसको प्रोवाइड करें। सिमिलरली किसी अफवाह पर विश्वास ना करें। लोकल पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, जहाँ जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, जो जहाँ ऑथराइज्ड हमारे इंडियन मीडिया चैनल्स हैं, उनकी बात पर ही ख्याल रखें, और जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से या ऑफिशियल से मिलती हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। खास करके जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, कि जो मोबिलिटी नेटवर्क है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसकी मजबूती, उसको कायम रखना, ये सिविल डिफेंस का, इंटरनल सिक्योरिटी का वार टाइम बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि ये फौज को सप्लाई लाइंस के लिए, फिर फूड चेन मैनेजमेंट के लिए। कह रहे हैं आप ढिल्लों साहब, इसीलिए वो जो मॉक ड्रिल वाली एक एक्सरसाइज हमने देखा पिछले दिनों होते हुए, वो इसीलिए जरूरी थी सर, ताकि वो सिविल डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के बीच जो सिनर्जी है उसको जांच परख लिया जाए और अपनी तैयारियों को भी देख समझ लिया जाए। सर बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो 1971 के बाद जो हमारे सिविल डिफेंस के जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, उसकी जो ड्रिल्स हैं वो टेस्ट नहीं हुई, और बहुत कुछ चेंज हो गया 71 के और मॉडर्न वारफेयर में। इसीलिए मैं आपके थ्रू मैसेज भी देना चाहूंगा कि मैंने अपने ट्विटर हैंडल @gurin_IPS_TB वो लास्ट नाइट, लेट नाइट, एक सिविल डिफेंस पे और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वार टाइम प्रिपरेशन के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें मैंने 40 पॉइंट एलिसिडेट किए हैं। वो जो 40 पॉइंट हैं वो हमारे, अगर
आपके दर्शक पढ़ेंगे, जहां ट्विटर हैंडल पे उसको पढ़ेंगे, तो वो देखेंगे कि वो बहुत सहाई हैं हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए, हमारे फैमिली की, लव्ड वन की सेफ्टी के लिए। और ये जरूरी है कि हम मॉक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करें, जब इंस्ट्रक्शन ब्लैकआउट की आती है उसको पार्टिसिपेट करें, अपने आप को अलर्ट रखें। और कई बार ये होता है कि जरूरी नहीं है आपके पास सैंड बैग्स और बंकर बना हुआ है, कई बार नेचुरल पोजीशंस ऐसी होती हैं आपके नजदीक जहां आप उसका इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। सर मैं आगे दोबारा आपके पास आऊंगी और आपसे समझेंगे कि एक बेसिक इमरजेंसी किट, मुझे लगता है वो हर घर परिवार में किस तरीके से तैयार रखने की जरूरत है, उसके बारे में भी आप दर्शकों को आगे बताइए। पाकिस्तान ने जो चीन की मिसाइल का प्रयोग किया, वही ये मिसाइल है, चीन के PL-15E मिसाइल होने की खबर है और ये होशियारपुर के एक खेत में पड़ी मिली है। पाकिस्तान की तरफ से कल जो दुस्साहस किया जा रहा था उसी की ये सबूत कह लीजिए आप। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है, लेकिन अब वो जो मलबा है पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए इन हथियारों का, वो देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। विशाल बिल्कुल रोमाना, देखिए पाकिस्तान ने कल जो नापाक कोशिशें की, जो भारत पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे भारत ने पूरी तरह से विफल कर दिया। आकाश मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसका प्रयोग भारत की तरफ से किया गया और जो भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया। लेकिन सबूत यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के तमाम शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया और हालांकि वो सफल नहीं रहा, लेकिन ये सबूत है कि पाकिस्तान कैसे उकसाने वाली हरकत कर रहा था, कैसे उकसाने का प्रयास लगातार कर रहा था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। और जवाबी कार्रवाई में लगातार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जो भारतीय सेना का आधिकारिक बयान सुबह आया था उसमें साफ किया गया कि एक भी हमला सफल नहीं हो पाया और मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और उसी का एक सबूत यह है कि जिस तरह से मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करना चाह रहा था उसमें वो असफल रहा है। ये बड़ी बात है, जो पाकिस्तान करना चाह रहा था वो कर नहीं पाया पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान बहुत लंबे वक्त से करना चाह रहा था लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान बेबस और बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट में ही अब पाकिस्तान ऐसी हरकतों पर उतर आया है कि सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते हैं हमारी सेना से। कर क्या रहे हैं, हमारे यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, जो सरहद से लगते हुए गांव हैं, खेत हैं, शहर हैं, वहां पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और इस मामले में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि हमारी सेना मुस्तैद है। हमारे साथ इस वक्त ढिल्लों साहब लगातार बने हुए हैं और वो इंटरनल सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं। और बताइए ढिल्लों साहब, किस तरीके से इस सिचुएशन के अंदर हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर अपने घरों में किस तरीके से एक बेसिक किट, अगर किसी तरीके की कोई आपात स्थिति बनती है तो उसके लिए तैयार रखने की जरूरत है। ढिल्लों साहब बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, पहली बात तो ये है कि जो भी हमारी फौज ये एक बेंचमार्क सेट किया है और माइलस्टोन ऑपरेशन है जो हमारी फौज ने किया है। जी सर मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ ढिल्लों साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आप इस पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा, लेकिन पहले जरा ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये जो होशियारपुर के खेत में मिसाइल मिली है और चीन की बनी हुई मिसाइल मिली है, इसी को लेकर और अपडेट्स के साथ सचिन ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी बिल्कुल, ये जो मिसाइल है वाइट कलर की हम देख सकते हैं। होशियारपुर में तलवाड़ा के पास कमाई देवी एक है जहां पे ये मिसाइल जो है पिछले कल गिरी है। गांव के लोगों ने जो है जाके इसको जो है आइडेंटिफाई किया है और इसको जो है बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताया कि इस तरीके की वाइट मिसाइल जो है गिरी है। अब ये चाइनीज़ मिसाइल है, बाद में जो है जाके पता लगता है, पर फिलहाल तलवाड़ा में जो है कमाई देवी जो है वहाँ पे ये मिसाइल जो है वाइट कलर की जो है गिरी है और पूरी की पूरी ये मिसाइल जो है वो इंटैक्ट नज़र आ रही है। जो हम साफ देख सकते हैं कि पूरी मिसाइल जो है इंटैक्ट है। ये बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी सचिन दे रहे थे। और देखिए, जिस बात का जिक्र अभी ढिल्लों साहब कर रहे थे कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तो वही मामला यहाँ नजर आ रहा है। होशियारपुर में ही लोगों ने ही प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी है कि मिसाइल जो है वो खेत में पड़ी हुई है और ये वो मिसाइल है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सफेद रंग की मिसाइल जिसका जिक्र अभी सचिन कर रहे थे। आशीष के पास कुछ अपडेट आ रहा है, आशीष कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आशीष, मैं बस ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं इस मिसाइल के बारे में पढ़ रहा था, बड़ा दिलचस्प है। ये चाइना की स्टैंडर्ड एक्टिव रेडार गाइडेड
एयर टू एयर मिसाइल है जिसको ये कंपेयर करते थे यूएस मेड AIM-120D। पोल खुल गई। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कंपेयर करते रहिए आप, सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। ये गाइडेड है, रडार गाइडेड मिसाइल है जो हम सबके सामने ऐसे पड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ना किस तरीके से वो चीनी जो हथियार हैं उनकी भी पोल खुल रही है, पाकिस्तान की पोल खुली रही है और भज्ज जो है वो पाकिस्तान से लेकर चीन तक की पिट रही है, क्योंकि दोनों का जो सांठगांठ, दोनों का जो गठजोड़, अब बदनाम भी दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। खैर, मैं ढिल्लो साहब का रुख कर लेती हूँ। ढिल्लो साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए सर, यहाँ पर गांव वाले ही थे जिन्होंने इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन को दी है। अब बैक टू दैट क्वेश्चन सर, कि किस तरीके से एक बेसिक किट इस समय खासतौर से जो सरहदी इलाकों से लगते हुए राज्य हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनको अपने घर में अपने स्तर पर एक तैयारी रखनी चाहिए अपने लिए। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एंसेस्ट्रल गांव बॉर्डर एरिया में पड़ता है और मैं 1971 की वॉर में 6-7 साल की एज में उधर देखा था, सारा कुछ महसूस किया था। हमारे जो बॉर्डर एरिया के खास करके रेजिडेंट्स हैं, जिसको मोस्टली हमारे जो 7 पुलिस वाले डिस्ट्रिक्ट हैं साथ मिलते, वो एरिया पड़ता है। लोगों को ये चाहिए, एक तो देखो सैंड बैग्स जरूर चाहिए, एक बंकर्स जरूर चाहिए, एक आप देखेंगे कि घरों के पास आसपास गांव के एरिया में नेचुरल डिफेंसेस भी होती हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स को या मिसाइल अटैक को या जो एयर रेड्स के थ्रू बॉम्ब्स गिराते हैं उसकी डिफेंस के लिए। अगली बात ये आई, देखो ब्लैकआउट करना जरूरी है। जब भी कोई कॉल आती है तो ये जरूरी है पब्लिक को फॉलो करना कि वो बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट करें। रूरल एरिया में तो थोड़ा आसान रहता है, अर्बन एरिया में कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात कि जो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन है उसको भी देखें। फिर हमें देखना चाहिए कि जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जिसमें एक दूसरे को मदद करनी, एक दूसरे का ख्याल रखना, उसको बताना कि कैसे हैंडल करना है। अभी जैसे आप मिसाइल की बात कर रहे थे, ये अकेली मिसाइल नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे में 100 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन्स न्यूट्रलाइज किए हैं और उनके जो हिस्से पुर्जे हैं वो अलग-अलग जगह गिर रहे हैं और उनका भी ख्याल रखना जरूरी है कि ताकि करके उसको प्रोफेशनल हैंडल कर पाए। अगली बात आ गई कि जैसे ब्लैकआउट में आपको अपनी जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं घर की, जिसको हम इमरजेंसी किट कहते हैं, उसको मुहैया रखना भी जरूरी है। लेकिन ये पक्का ख्याल रखें कि उस लाइट को भी आप ओपन एरिया में एक्सपोज मत करें, ताकि करके आप खुद कोई टारगेट ना बन सकें। अगली बॉर्डर एरिया को बात देखो, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की ये खूबी रही और खूबसूरती रही है कि जब भी कहीं हमारा कंफ्लिक्ट पाकिस्तान से हुआ है तो पंजाब के बॉर्डर के एरिया पूरा फौज का सहयोग देते हैं और जो मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि रीलोकेशन है, वो प्रोग्रेसिव होती है कि ऑफ कोर्स अगर जरूरत पड़ती है तो विमेन एंड चिल्ड्रन पहले रीलोकेट किए जाते हैं शेल्टर्स में जहाँ रिलेटिव्स के पास। लेकिन जो एबल बॉडीड मैन है वो खुद अपनी स्वेच्छा से अपने एरिया में रहते हैं और फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करते हैं। ये जो आप देखेंगे कि जो हमारी रेस्क्यू वाले और टीम्स हैं, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जहीं कहीं जरूरत पड़ती है वो सर्च एंड रेस्क्यू, जब अभी देखा होगा आपने ये जो मिसाइल वाली बात हो रही थी, उसमें भी स्टेट पुलिस काम कर रही है जी। ये जरूरी है ये सारी चीजों का ख्याल रखना कि जैसे फूड आर्टिकल्स हैं, फूड सप्लाई है, उसको होर्डिंग ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सफिशिएंट फूड है तो हमें होर्डिंग की करने की जरूरत नहीं है। इसका भी ख्याल रखें। और जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे ठीक है हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रखना पड़ता है। जहीं कहीं लोकल मैं सर आपके पास लौटूंगी। देखिए जरा सा दर्शकों को हम लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर उरी सेक्टर, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार मौजूद हैं और वहीं पर मौजूद है जहां फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अभी का अपडेट कुछ गणेश लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। गणेश जी
जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ शेलिंग हुई थी वो शेलिंग का ये परिसर है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर शेलिंग हुई है जोरदार, और पाकिस्तान की तरफ से कल जो शेलिंग हुई थी वो शेलिंग यहाँ पर है। और ये एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये दुकान का मंजर आप देख सकते हैं। शेल्स यहाँ पर गिरे थे, बोटाज यहाँ पर गिरे थे, और पाकिस्तान ने कल लगभग 8 घंटे तक आर्टिलरी फायर शेल बरसाते हुए उरी के इस सेक्टर में, पहले तो हाजीपीर सेक्टर से फायर शेल्स गिरे थे, उसके बाद में कमलकोट सेक्टर में शेल गिरे थे। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि किस प्रकार यहाँ ये परिसर है। और इस परिसर में यहाँ पर ये दुकानों के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकान थी। शेल सीधे हाजीपीर सेक्टर जो पीछे है उस हाजीपीर सेक्टर से सीधा शेल आया था और यहाँ पर गिरा था। ये दुकान थी एक व्यक्ति की, ये दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इसी प्रकार आगे मोहरा जाते समय एक गाड़ी पर शेल गिरा, उसके स्प्लिंटर्स की वजह से एक महिला की मृत्यु हुई। कल 8 घंटे तक का मंजर यहाँ पे था और अभी पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ का कंट्रोल ले लिया है उरी सेक्टर का। और नुकसान आप देख सकते हैं, नुकसान कितना भयानक था। ये नुकसान आप देखिए यहाँ पर, अभी भी इन तस्वीर को देखकर कल रात का मंजर हम समझ सकते हैं। यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं है, यहाँ से अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और ये परिस्थिति आज की है। यहाँ पर आप देखिए इतने ज़बरदस्त यहाँ पर शेल गिरे थे, उसको रिकवर किया गया है। ये शेल अपने साथ आर्म्ड फोर्सेस लेकर गए हैं, लेकिन उस समय यहाँ कोई नहीं था, इस वजह से जीवित हानि नहीं हुई। लेकिन यहाँ और पीछे के घरों को अगर हम देखें तो पूरी तरह से तहस नहस ये दुकान हो गई थी। और यहाँ ये परिसर उरी का है। कमलकोट में भी इसी तरह कल शेल गिरे थे जहां पर कुछ घरों को नुकसान हुआ। पीछे भी यहां पर सिविलियंस रहते हैं, उनको नुकसान नहीं हो सका क्योंकि शेल यहां पर आया था। और कल 8 घंटे तक, 3 घंटों तक हैवी शेल्स हुए थे, आर्टिलरी फायर्स किए गए और बाद में अगले 5 घंटों के लिए यहां पर शेलिंग हुई थी, लेकिन उसकी तीव्रता कम थी। लेकिन 8 घंटों का मंजर हम देख सकते हैं कितना भयानक होगा, कितने जोर से आवाजें हो रही, शेल लगातार गिरे थे। मैंने वीडियोस देखे हैं जो हमारे दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा कि वीडियो में लगातार बमबारी हो रही थी, आर्टिलरी फायर्स किए जा रहे थे। और ये परिसर भारतीय सेना के पूरे कंट्रोल में आया और भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ काउंटर किया और काउंटर करके हैवी आर्टिलरी फायर्स किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हाजीपीर सेक्टर से फायरिंग कुछ देर के लिए बंद की, लेकिन बाद में फिर कमलकोट सेक्टर में फायरिंग शुरू की, शेलिंग शुरू की, जिसकी वजह से वहां पर भी नुकसान हुआ है। रोमाना, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। गणेश ठाकुर उरी में ही मौजूद हैं। यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग बीती रात की गई थी, जिसका फिर भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उसके बाद ही पाकिस्तान बाज आया। और फिलहाल इस इलाके में एक बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है, उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। इस बीच ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बीती रात जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारत के जो शहर हैं, जो आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की गई, एक साजिश रची गई, उसको कैसे भारत ने नेस्तनाबूद किया और किस तरीके से नेस्तनाबूद किया, इसी के लिए तैनात ZU-23 शिरका गन सिस्टम, L-70 गन सिस्टम आप देख रहे हैं। यही वो हिंदुस्तान की ताकत जो कल भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कवच बनकर सामने आई और पाकिस्तान का हर वार गया खाली। पाकिस्तान ने 50 के करीब ड्रोन अपने यहां से उड़ाए थे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का एक भी निशाना लगा नहीं। पाकिस्तान के हर निशाने को नेस्तो नाबूद भारत ने कर दिया। ZU-23 शिरका L-70 के जोर पर हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता, जिसे पाकिस्तान तो सह रहा है और दुनिया देख रही है, भारत की ये ताकत है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, और ऐसे में इंडियन ऑयल की तरफ से बड़ा बयान आया है। इंडियन ऑयल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन्हें स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, ईंधन हो गया, LPG हो गया, इस सब का पर्याप्त स्टॉक है। ये इंडियन ऑयल की तरफ से भरोसा लोगों को दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसको स्टॉक करने की आपको जरूरत नहीं है, उसका पर्याप्त स्टॉक भारत सरकार के पास है, भारत में है। ऐसे में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार हम इस वक्त बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को ईरान का साथ मिला है। दिल्ली में जो भारत और ईरान के बीच जॉइंट कमीशन की बैठक हुई है, उसमें दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही NSA अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में
ईरान ने भारत के साथ आतंकवाद के खात्मे का एक तरीके से जो प्रण है उसको दोहराया है। दोनों देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। जरा विशाल से समझते हैं क्या डिटेल्स मिल रही हैं ईरान मजबूती से भारत के साथ आतंकवाद के विरोध में। देखिए बिल्कुल रोमाना, ईरान के विदेश मंत्री कल भारत के दौरे पर थे और ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरान भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी और भारत ईरान ज्वाइंट कमीशन की बैठक हुई थी। और इस बैठक में ही भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की और उसके पीछे जो पाकिस्तान का हाथ था उसकी पूरी जानकारी ईरान को दी थी। और इस मुलाकात में भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद की निंदा की और इसके साथ ही ये कहा कि इसका खात्मा होना चाहिए पूरी तरह से आतंकवाद का, और जो क्षेत्रीय सहयोग है उसे और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि आतंकवाद का खात्मा हो। ईरान और भारत की संयुक्त बैठक में इस पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने कल एनएसए अजीत डोवल से भी मुलाकात की थी, तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान का ये आतंकवाद की निंदा करना, भारत में आकर विदेश मंत्री से मुलाकात करना, और जो ज्वाइंट कमीशन की बैठक थी उसमें आतंकवाद की निंदा भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से की है। और इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो ईरान के मंत्री हैं ये पाकिस्तान होते हुए भारत आए हैं, और ऐसे में ईरान जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ उसके जो संबंध रहे हैं, और पारंपरिक तौर पर ये वो देश हैं जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हुए आए हैं, और कुल मिलाकर ये एक बड़ा शिफ्ट है जो इन देशों में अब देखा जा रहा है। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारत ने वैश्विक मंच पर जो उसकी कूटनीति है तथ्यात्मक तरीके से सच को सामने रखा है, और यही वजह कि तमाम वो देश जो कभी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े होते थे वो या तो इस मुद्दे पर अब न्यूट्रल नजर आ रहे हैं और आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको ईरान ने निंदा तो की है, और इसके साथ ही कल जो अमेरिका के विदेश मंत्री ने नसीहत दी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, उसमें साफ तौर से कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन तत्काल प्रभाव से बंद करे, आतंकी समूहों का समर्थन करना बंद करे पाकिस्तान। तो यह कहा जा सकता है कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को बड़ा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और भारत तथ्यात्मक तरीके से जो तमाम सबूत हैं आतंकवाद और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, और पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। और इसीलिए ईरान जैसे देश हों या फिर सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री से कल जब मुलाकात हुई थी विदेश मंत्री की, उस दौरान भी तमाम बातें भारत की तरफ से रखी गई हैं, और पूरी दुनिया भारत की बात को सुन रहा है और आतंकवाद की निंदा कर रहा है। मुझे लगता है जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और जरा अंकित से समझेंगे हम किस तरीके से जिस बात का जिक्र यहाँ स्टूडियो में हम कर रहे हैं। अंकित, कैसे ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये भारत के रक्षक हैं, ये भारत की एयर डिफेंस गन है, भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस गन में आप L-70 को देख रहे हैं, ZU-23 और शिल्का गन सिस्टम को आप देख रहे हैं, और वहीं एयर डिफेंस सिस्टम में आप आकाश देख रहे हैं, पिछोरा देख रहे हैं, समर देख रहे हैं। ये वो तमाम हथियार हैं भारत का, ये वो असला है जिसने कल पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हर हमले को नाकाम किया है, जिसने कल पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। तो ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है नया भारत, और ये वो तमाम सैन्य शक्ति भारत की। अमूमन आप इन जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं, उनको कब देखते हैं? 26 जनवरी का मौका होता है, और जब जो राजपथ है उस पर, जो कर्तव्य पथ है उस पर, जहां पर गणतंत्र के गौरव के तौर पर, गणतंत्र की शक्ति के तौर पर ये हथियार, ये उपकरण नजर आते हैं, तब तो देश का सीना फक्र से चौड़ा होता ही है इनको देखकर। लेकिन अब देखिए जब जरूरत पड़ी तो किस तरीके से ये देश की रक्षा के लिए तैनात और मुस्तैद हैं, और देश को अपने इन हथियारों पर, अपनी इन सैन्य शक्ति पर, अपनी सेना पर पूरी तरीके से फक्र है। हम सीधे अब अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और जरा अंकित से समझते हैं। अंकित, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी विशाल और मैं कर रहे थे कि साहब वो ईरान के मंत्री जो भारत आए हुए हैं और वो खुलकर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान के विरोध में हैं, भारत के साथ हैं। कूटनीतिक जीत हिंदुस्तान की और कूटनीतिक जीत भारत की वो खासतौर से इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि भारत ने पहले दिन से ही जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो एक पारदर्शिता बरती, पूरी दुनिया को ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, क्यों ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में वो जो 9 टारगेट, आतंकवाद के वो 9 अड्डे जिन्हें भारत ने निशाने पर लिया, कैसे वहां आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, और कैसे वहां का आतंकवाद भारत के लिए नासूर बना हुआ था।
यही पारदर्शिता, यही संवाद, यही कम्युनिकेशन जिसने भारत की इस कूटनीतिक जीत की नींव रखी। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है उसी के बाद से अगर हम जो है कूटनीतिक तौर पर ही बात करें, देखिए मिलिट्री के तौर पर तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी बात करें तो पहलगाम हमले के दूसरे दिन ही आपने देखना शुरू किया कि किस तरह से भारत ने तमाम देशों के राजनयिकों को, राजदूतों से और खुद जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे जो है संपर्क साधा और खुद जो है सरकार के अलग अलग लेवल पर यह संदेश दिया गया कि किस तरह से भारत में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है और भारत सरकार भी आगे कार्रवाई करने जा रही है। सैन्य जो भी जो इनके आतंकी ठिकाने हैं उन पर सैन्य कार्रवाई करेगी। एक तरह से भारत सरकार ने यहां पर ऐलान कर दिया था पहले ही कि हम ये कार्रवाई करेंगे। हालांकि इससे पहले अगर उरी की बात करते हैं या बालाकोट की बात करते हैं तो जब घटना को उसमें स्ट्राइक करने के बाद में तमाम देशों को जानकारी दी कि हाँ हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन रोमाना इस बार ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक तौर पर भी जीत जिसको कहेंगे या एक धमक कहेंगे कि आपने दुनिया भर के तमाम देशों को पहले ही बता दिया कि किस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया है, धर्म पूछ करके मारा गया है और इस वजह से आतंक का हम सफाया करेंगे। और जहां पर भी खुद प्रधानमंत्री ने, अगर हम रोमाना बात करते हैं प्रधानमंत्री के बयान की, बिहार में जब पहुंचे तो उन्होंने हिंदी में तो कहा ही, लेकिन अंग्रेजी में जो बोल करके कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो आतंकी और उनके आतंक के आका, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भारत ने यह साफ तौर पर बता दिया कि हम यहां पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और यही हमने लगातार देख रहे हैं। और कल रात में भी जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का जो बयान सामने आया है वो क्या बता रहा है, पाकिस्तान ने जो है कोशिश की कि यहां पर कोशिश करे कि वो भारत को रुकवा ले, कि भारत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन यूएस ने क्या कह दिया कि हम जो है दोनों देशों के बीच में नहीं आएंगे, ये उनका आंतरिक सुरक्षा का मामला है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। तो साफ तौर पर यहां पर जो भारत की ये कूटनीतिक जीत भी दिखा रहा है और भारत सरकार ने पिछले जो है कुछ सालों के दौरान जिस तरीके से दुनिया भर के तमाम देशों के साथ में, फिर चाहे वो जो है वो ऐसे देश हों जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो, चाहे वो देश हों यूएई जैसे देशों की बात की जाए या फिर इजराइल के साथ में हमारे रिश्ते पहले से ही हैं। जैसे ही भारत ने अटैक करने की बात कही उसी दिन से इजराइल लगातार भारत के साथ खड़ा हुआ है। यूके के साथ में जब आप ये पूरा जो है हंगामा चल रहा है, जब ये पूरा जो है आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे अटैक कर रहे हैं, उस दौरान आप जो यूएस के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, तो ये सब दिखा रहा है कि ये है भारत की कूटनीतिक जीत, ये है भारत की कूटनीतिक रणनीति जिसके तहत एक तरफ आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों को अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।